सेंट्रल जेल में पति ने फांसी पर लटकाने से पहले आखिरी इच्छा अपनी बीवी के साथ एक रात बिताने की जताई और उसकी इच्छा पूरी कर दी गई। जब वह जेल के अंदर रात को बीवी के साथ था तो ऐसा हुआ कि जिसे देखकर सारे पुलिस वालों के होश उड़ गए। मैंने कमरे में 2 खुफिया कैमरे लगा दिए थे। यह बहुत ही घटिया हरकत थी, मगर मैं अपने ऊपर मौजूद लोगों के हाथों मजबूर था और जेलर की इच्छा थी कि मैं उस कमरे में कैमरे लगवाऊं जहां अब से कुछ देर बाद एक कैदी को उसकी बीवी से मुलाकात करवाई जानी थी। मुझे जेलर साहब की समझ नहीं आ रही थी कि पहले तो वह सजाए मौत कैदी की ऐसी इच्छा पूरी करने को बड़ी आराम से राजी हो गए, जो बहुत ही अजीबोगरीब थी, और फिर उसके बाद उस कमरे में कैमरे लगवा दिए। उन्होंने हद पार कर दी, लेकिन जेलर साहब से हर किस्म का काम किया जा सकता था। वह अक्सर ही रात के वक्त बैठकर शराब पीते पाए जाते और उन्हें किसी भी बात का डर नहीं था। शायद उनका ओहदा था जिसकी वजह से उन्हें किसी का भी डर नहीं था, मगर मुझ जैसे इंसान के लिए यह बात बिल्कुल भी नामंजूर थी कि कमरे में कैमरे लगाकर किसी भी पति पत्नी के बीच होने वाले मामले को देखा जाए। कैमरे लगाने के बाद मैं उस कैदी की बारीक पर पहुंच गया जहां पर वह अकेला बैठा था। मैंने जब भी उसका चेहरा देखा तो मुझे अजीब सा एहसास हुआ। 2 दिन बाद उसे सजाए मौत होने वाली थी और उसके चेहरे पर ऐसे सुकून था कि जैसे उसने कत्ल नहीं किया हो, बल्कि कोई अच्छा काम किया हो। उसके चेहरे पर मौत का डर बिल्कुल नहीं था और ना ही उसे अपने किए पर कोई पछतावा। अभी वह बहुत सुकून से बैठा था। मैं उसके पास जाकर पंजों के पल बैठा और उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे पूछा, क्यों भाई कैदी नंबर 400, तुम्हें मौत का डर नहीं है? हद है, तुम तो मरने से पहले भी अपनी बीवी के साथ रात मनाना चाहते हो। मेरी मानो तो इसी इच्छा से पीछे हट जाओ और ऊपर वाले को याद करो। मेरी बात का उसने कोई जवाब ना दिया। मैं बस उसके चेहरे को पढ़ना चाहता था। मैंने आज तक ऐसा सुकून किसी के चेहरे पर भी नहीं देखा था। बस यही बात मुझे बार बार परेशान कर रही थी। मौत को सामने देखकर भी वह कैसे चैन से रह सकता है? मैं नहीं चाहता था कि उसकी बीवी इस कमरे में जाए, लेकिन यह सब मेरे हाथ में नहीं था। उस कैदी की उम्र बस 27 साल थी। उसने अपने जिगरी यार का कत्ल किया था और उसी की मौत के जुर्म में वह यहाँ तक पहुंचा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि यह कत्ल उसने क्यों किया था, यह बात कोई भी नहीं जानता था। ना ही उसने कोई वजह बयान की, बल्कि उसने खुद पुलिस को अपनी गिरफ्तारी दी थी और इस बात का खुलासा भी किया था कि वह कातिल है। लेकिन जब उससे कत्ल की वजह पूछी गई तो उसने अपनी जुबान पर ताला लगा लिया। अदालत में भी उसने खुद स्वीकार किया कि वह कातिल है, मगर कत्ल की वजह तब भी ना बताई। चूंकि उसने खुद जुर्म कबूल किया था, इसीलिए उसे सजा मौत दे दी गई। उसकी बीवी से भी इस मामले पर काफी पूछताछ की गई, लेकिन उसने साफ साफ इनकार करते हुए यही कहा कि उसे कुछ भी मालूम नहीं है। उसका पति वरुण और उसका दोस्त सलूक एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब थे और उनके बीच कोई ऐसा झगड़ा नहीं था जिसकी वजह से उसका पति यह कत्ल करता। थोड़ी ही देर के बाद मुझे वायरलेस से सूचना मिली कि कैदी नंबर 400 की बीवी आ गई है। यह सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया। मेरी परेशानी की वजह भी कैमरे थे। मेरी नज़र में यह बात बहुत ही घटिया थी कि जेलर साहब ऑन कैमरा की मदद से पति पत्नी के बीच होने वाले मंजर को देखेंगे, लेकिन मैं नौकरी के हाथों मजबूर था। इस नौकरी को हासिल करने के लिए मैंने 4 लाख रिश्वत खिलाई थी और अब जब यह सरकारी नौकरी मुझे मिल गई थी तो मुझे वही सब कुछ करना था जो बड़े मुझसे चाहते थे। अगर मैं उनके खिलाफ कुछ भी करता तो या तो मेरा ट्रांसफर हो जाता या फिर नौकरी ही चली जाती। बस इसीलिए मैंने उस वक्त भी अपने मुंह पर ताला लगा लिया था। जेलर साहब के हुक्म पर मैं इस कैदी की बीवी को लेकर उस कमरे में पहुंच गया। उसकी बीवी बहुत ही जवान और खूबसूरत थी, मगर उसने खुद को घूंघट में छुपा रखा था। एक बार पल्लू छूटने पर ही मैंने उसका चेहरा देखा था। मैं सोच रहा था कि अगर जेलर साहब की नज़र उस औरत के चेहरे पर पड़ी तो यकीनन उसकी नीयत खराब हो जाएगी। वह औरतों के बड़े ही शौकीन थे और अक्सर ही रात को उनके कमरे में औरतों को लाया जाता था और वहाँ क्या होता है यह बात बिना देखे भी मुझे मालूम थी। जेलर साहब के हुक्म पर कैदी नंबर 400 को इस कमरे में भेज दिया गया
और भेजने से पहले उन दोनों पति पत्नी की पूरी तलाशी ली गई थी ताकि कुछ गलत ना हो। आज तक कभी किसी कैदी ने ऐसी अनोखी इच्छा का इजहार नहीं किया था, इसीलिए यह जेल में पहली बार हो रहा था और इस बात को गुप्त ही रखा गया था। जेलर ने खुद ही इसकी इजाजत दी थी और ना ही इस बात को किसी के सामने बयान किया था। और यह बात मुझे बाद में पता चली कि उन्होंने इस इच्छा को रद्द करने की बजाय पूरा करना क्यों जरूरी समझा। 2 पहरेदार उस कमरे के बाहर तैनात थे। कमरे के दरवाजे पर कोई लॉक या कुंडी मौजूद नहीं थी। उन दोनों को छोड़ने के बाद जेलर साहब के हुक्म पर मैं उनके कमरे में पहुंचा तो वह लैपटॉप खोलकर बैठे थे। उन्होंने मुझे भी अपने साथ बैठने का इशारा दिया। मेरी उनसे काफी ज्यादा बात बनती थी। वह मुझ पर बहुत भरोसा भी करते थे। कहने लगे, आओ हम भी थोड़े मजे करते हैं। और यह सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया और मैंने कहा कि नहीं साहब, मैं जेल का राउंड लगा लेता हूँ, आप बैठिए। लेकिन वह न माने और कहने लगे, तुम भी मेरे साथ बैठ जाओ। फिर सोचा कि देखूं तो सही कि आखिर उसकी बीवी में ऐसा क्या है जो उसे मौत के वक्त अपनी बीवी के साथ रहने की इच्छा जगी है। कुछ तो ऐसा होगा ना जो मरने से पहले भी उसे अपनी बीवी का साथ चाहिए। उसके मरने के बाद उसकी बीवी विधवा हो जाएगी। बेचारी गरीब औरत है, हम इसके खाने पीने का कुछ इंतजाम कर देंगे। यह कहकर जेलर बहुत जोर से हंसे और उनकी हंसी में मौजूद मक्कारी और कमीनगी मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी। मैं जान गया था कि उसकी नीयत में कौन सी फितरत है जिसने उन्हें यह कैमरा लगवाने पर मजबूर किया और जिसकी वजह से उन्होंने ऐसी अनोखी इच्छा को पूरा किया। वह इस वीडियो की मदद से बाद में उस औरत को ब्लैकमेल करके बड़े आराम से अपने गंदे मकसद हासिल कर सकते थे। और यह बात समझ में आते ही मुझे अपने आप से घिन आने लगी थी कि मैंने उनके कहने पर कैमरे क्यों लगवाए। एक इज्जतदार औरत सारी जिंदगी उनके पैरों में रोने वाली थी। मैं खुद शादीशुदा था, इसलिए शायद हर बात को बहुत ज्यादा महसूस कर रहा था। जेलर साहब ने जबरदस्ती मुझे अपने साथ बैठाया। स्क्रीन पर उस कमरे के अंदर का मंजर नजर आने लगा। बहुत ही हाई क्वालिटी के कैमरे थे, वॉइस का ऑप्शन भी मौजूद था और उस कमरे में होने वाली हर बात भी हमें साफ साफ दिखाई दे रही थी। जेलर साहब की नज़र स्क्रीन पर जम गई। मैं कभी स्क्रीन पर नज़र डालता तो कभी शर्मिंदगी से सर झुका लेता। उस कैदी ने अपनी बीवी का हाथ पकड़कर बिस्तर पर बैठाया और उसके पल्लू को चेहरे से हटा दिया। स्क्रीन पर उसकी बीवी का चेहरा नजर आते ही जेलर साहब अपनी गंदी जुबान से उस औरत की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे और फिर स्पीकर से आई आवाज ने हम दोनों को ही चकरा दिया। हम दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मेरी नज़र भी स्क्रीन पर जम गई और फिर जो मंजर हमने देखा, हमारी चीख निकल गई। उस कैदी की बीवी ने जो हरकत की शायद कोई भी औरत नहीं कर सकती थी। वह तो अपने पति से भी ज्यादा ताकतवर निकली और देखते ही देखते उसने अपने पति को, अब समझ में आया था कि उसके पति ने आखिरी इच्छा में अपनी बीवी के साथ इस तरह की इच्छा जाहिर क्यों की। जेलर उस तरफ दौड़ पड़े, मैं भी उसके पीछे पीछे भागा और जब हम कमरे में दाखिल हुए तो वह कैदी बिस्तर पर पड़ा था और उसकी तेज तेज सांस चल रही थी। उसकी बीवी ने जल्दी से चेहरा छुपा लिया। जेलर साहब ने आओ देखा न ताओ उस औरत का हाथ पकड़ा और खींचते हुए अपने कमरे में ले गए और मैं उस कैदी के पास खड़ा रह गया। वह हैरान हुआ, फिर मुझसे पूछ रहा था कि उसकी बीवी को क्यों ले जाया गया है, लेकिन मैं उसके सवाल का जवाब नहीं दे सकता था क्योंकि मैं जानता था कि अब जेलर साहब उस औरत के साथ कैसा सलूक करेंगे। जो कुछ उस औरत ने अपने पति के साथ किया था उसके बाद उसे वे किसी सूरत में बख्शने वाले नहीं थे। मैंने उस कैदी को बैठने का इशारा किया और खुद भी उसके सामने बैठ गया और यह पहली बार था जब मैंने आज उसकी आवाज़ सही तरह से सुनी थी, वरना वह कभी बात ही नहीं करता था। मैंने उसे कहा कि अपने बारे में सब कुछ सच सच बताओ और तुमने यह गुनाह क्यों किया यह भी बता दो। उसने फिर खामोशी से सर झुका दिया तो मैंने उसे सख्ती से कहा कि जो कुछ भी इस कमरे में तुम दोनों के बीच हुआ है वह सब कैमरे में रिकॉर्ड है। अगर तुम अपने जुर्म की वजह नहीं बताओगे तो यह रिकॉर्डिंग दुनिया के सामने पेश कर दी जाएगी। तुम्हारी बीवी की इज्जत है,
इसलिए बेहतर है कि तुम मुझे वह वजह बता दो जिस वजह से तुम यहाँ हो, और यह बात भी बताओ कि तुमने क्यों आखिरी इच्छा के तौर पर अपनी बीवी को यहाँ बुलवाया। रिकॉर्डिंग वाली बात सुनकर उस कैदी के चेहरे पर एक अजीब सी महसूसी पैदा हो गई और फिर उसने धीरे से हर बात बतानी शुरू कर दी। उसका नाम वरुण था। बचपन से ही उसकी और श्लोक की बड़ी गहरी दोस्ती थी। उसके लिए उसका दोस्त उसकी जिंदगी था और उसे अपने दोस्त के बगैर वह कभी कोई कदम नहीं उठाता था। उन दोस्तों ने न सिर्फ शिक्षा एक साथ हासिल की बल्कि एक ही कंपनी में नौकरी भी करने लगे। नौकरी कुछ बेहतर हुई तो घर वालों ने शादी के बारे में बात की और फिर उनके माँ बाप ने अपनी पसंद से ही उनके लिए एक लड़की का इंतजाम कर लिया। और इसी तरह वरुण की जिंदगी में उसकी बीवी विधि आ गई। खूब धूमधाम से उन दोनों की शादी हुई और उसकी शादी पर अगर कोई सबसे ज्यादा खुश था तो वह उसका दोस्त श्लोक था। विधि अपने साथ साथ अपनी अच्छी किस्मत भी लेकर आई और वरुण का प्रमोशन हो गया। श्लोक उसी जगह पर रह गया जहां पर पहले था, क्योंकि श्लोक का ध्यान नौकरी से कहीं ज्यादा दूसरी चीजों पर था। शायद इसीलिए वह तरक्की नहीं कर सका। वरुण की माँ दूसरे शहर बड़े बेटे के पास चली गई और यहाँ वरुण और उसकी बीवी विधि रहने लग गए। और नौकरी पर ज्यादा देर होने की वजह से वरुण को घर के छोटे मोटे कामों में दिक्कत होने लगी। क्योंकि श्लोक का प्रमोशन नहीं हुआ था इसलिए उस दफ्तरी कामों का दबाव उस पर ज्यादा नहीं था। इसीलिए वरुण अपने घर के कामकाज उससे कहता। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन फिर विधि का रवैया धीरे धीरे बदल गया। वह हर वक्त परेशान नजर आई, वरुण से बात करने से भी कतराती थी। उन दोनों के बीच अजीब सी दूरी पैदा हो गई थी और घर में भी खामोशी रहने लगी। वरुण इस बात को बहुत ज्यादा महसूस कर रहा था कि विधि किसी बात से परेशान है, लेकिन उसके पूछने पर भी विधि ने कभी कोई जवाब नहीं दिया। और फिर एक दिन वरुण ने सख्ती से विधि से पूछा कि क्या दिक्कत है, तो उसने ऐसी बात कही जो वरुण ने कभी सोची ही नहीं थी। उसने बताया कि श्लोक उस पर बुरी नजर रखता है और उसे परेशान करता है। यह सुनकर वरुण गुस्से में आ गया और उसने अपनी बीवी बहुत प्यारी थी, साथ ही श्लोक की दोस्ती पर भी पूरा भरोसा था। वह कहने लगा कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, लेकिन विधि का कहना था कि उसने खुद इस बात को महसूस किया है। वरुण को विधि की बात पर हरगिज भी यकीन नहीं आ रहा था और फिर उसने अगले दिन भी श्लोक को पैसे देकर कुछ खरीदने के लिए भेज दिया, जो उसे ऑफिस से वापसी में खरीदते हुए विधि के घर पहुंचना था। श्लोक खुशी से पैसे लेकर निकल गया तो वरुण के दिल में यह बात आई कि उसे भी पीछे जाकर देखना चाहिए कि विधि ठीक कह रही है या फिर उसे कोई गलतफहमी हुई है। श्लोक के पीछे जब वरुण घर पहुंचा तो उसके होश हवास ठिकाने आ गए। ड्राइंग रूम के दरवाजे पर ही रुक गया। श्लोक और उसकी बीवी ड्राइंग रूम में बातें कर रहे थे और उन दोनों की बातों ने वरुण को हक्का बक्का कर दिया। वह कह रही थी कि बस श्लोक, बहुत हो गया, अब तुम अपनी हद में रहो। और श्लोक उससे कह रहा था कि अगर विधि ने उसकी बात न मानी तो वह जबरदस्ती करेगा। अब सच सामने था। विधि जो कुछ कह रही थी वह सब कुछ सच था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उन दोनों के सामने जाता। जिस दोस्त पर उसे भरोसा था उस दोस्त ने उसकी पीठ में खंजर घोंपा था। वह उल्टे कदम घर से बाहर निकल गया। इस बात को 2 दिन गुजर गए थे और वरुण के दिल में एक आग सी जल रही थी। उसने अपनी बीवी को रहने के लिए मायके भेजा और खुद ऑफिस से वापसी में श्लोक को अपने साथ घर ले आया। श्लोक से जानना चाहता था कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन जब यही बात उसने अपने दोस्त से पूछी तो उसके दोस्त ने उसे कुछ ऐसा कहा कि वह सुनकर उसे गुस्सा आ गया। उसके दोस्त ने कहा कि विधि के पहले भी कई लड़कों के साथ चक्कर थे, उसका चलन ठीक नहीं है। यह सुनकर वरुण गुस्से में आ गया। उसने गुस्से में उसके दोस्त को मारना शुरू कर दिया। उसने भी पलटकर हाथ उठाया तो वरुण ने गुस्से में वहीं रखी फ्रूट काटने वाली छुरी उठाकर उस पर वार किया। और यह सब कुछ इतना अचानक हुआ कि श्लोक के हाथ की नस कट गई और उसके दोस्त ने इसी कमरे में दम तोड़ दिया। और जब वरुण को होश आया तो सब कुछ खत्म हो चुका था। उसने खुद ही पुलिस को फोन करके खबर दी, क्योंकि वह कोई मुजरिम नहीं था। वह खुद भी सदमे में था कि उसने यह क्या किया है। और फिर वरुण ने खुद ही अपना गुनाह स्वीकार करते हुए अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया।
6 महीने केस चलने के बाद वरुण को मौत की सजा सुना दी गई, जिससे वह बिल्कुल खामोश हो गया। उसे जेल में मुलाकात करने के लिए एक बार उसकी बीवी आई थी, लेकिन बहुत ही सरसरी सी मुलाकात थी। और फिर कैदी ने मरने से पहले अपनी बीवी के साथ एक रात की इच्छा जाहिर कर दी। मुझे और जेलर साहब को लगा कि शायद वह अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है और इसीलिए उससे आखिरी बार मिलना चाहता है। लेकिन स्क्रीन पर नजर आने वाला मंजर तो कुछ और ही बयान कर रहा था। उसकी बीवी जब उससे मिलने आई तो उसने उसे अपने सामने बिठाया और उसे कहने लगा कि तुम्हारा सच मुझे पता चल गया है। मैं जान गया हूँ कि गुनहगार मेरा दोस्त नहीं बल्कि तुम थी। यह कहकर उसने अपनी बीवी के कपड़े को उसके वजूद से खींचा और कहने लगा कि तुम्हें खुद की इज्जत उछालने का बहुत शौक है। आज मैं तुम्हारी इज्जत उछालूंगा। और यह सुनते ही उसकी बीवी बोल पड़ी कि कल तुम्हें सजा मौत होने वाली है और तुम चाह कर भी अब खुद को नहीं बचा सकते। अगर तुम मेरे साथ यहाँ कुछ गलत करोगे तो तुम्हें फिर भी कुछ हासिल नहीं होगा। यह सच है कि मुझे तुमसे ज्यादा तुम्हारा दोस्त पसंद आ गया था, इसीलिए मैं उसे अपनी तरफ बुलाने लगी। लेकिन वह हर बार तुम्हारी दोस्ती को बीच में ले आता और यही कहता कि तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं कर सकता। वह तो तुम्हें मेरा सच बताना चाहता था। वह जानता था कि मेरे कई लड़कों के साथ संबंध रहे हैं और इसीलिए मैंने डर के मारे तुम्हारे दिल में उसके लिए गलत बातें डालनी शुरू कर दी, ताकि अगर वह कभी तुम्हें कुछ कहे भी तो तुम यकीन ना करो। मैं चाहती थी कि तुम मुझसे दूर रहो और मेरा सच तुम्हें कभी पता ना चले। और जब तुम दोनों की दोस्ती में दूरी आती तो मेरे लिए सलोक को हासिल करना और भी आसान हो जाता। यह सुनते ही वरुण ने उस पर हमला कर दिया और बदले में विधि ने उससे भी ज्यादा ताकत से धक्का देकर मारना शुरू कर दिया। वह वरुण से भी ज्यादा ताकतवर निकली। और यही सब कुछ सुनने और देखने के बाद मैं और जेलर साहब भागते हुए उस कमरे में आए थे और अब सही तरह से मुझे सारा सच पता चल गया। फिर मैंने पूछा, लेकिन अपनी बीवी को तुमने यहाँ क्यों बुलाया? यह सुनकर वरुण कहने लगा कि उस वक्त जज्बात में आकर मैंने अपने दोस्त का कत्ल किया था, लेकिन जब मेरी बीवी मुझसे मिलने आई तो उसकी बातों से मुझे एहसास हो गया था कि कहीं ना कहीं वही गलत है। मैंने किसी को भी मेरे दोस्त की मौत के पीछे की वजह नहीं बताई कि मेरी बीवी की इज्जत खराब होगी, लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि मेरी बीवी ठीक नहीं है। और फिर मेरे दिल में यह बात बैठ गई कि मरने से पहले मैं सच्चाई जरूर जानूं। इसीलिए मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया, लेकिन अगर वह मेरे सामने आकर अपना सच स्वीकार नहीं भी करती तो भी मुझे कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए मैंने रात बिताने की बात की, क्योंकि इतने दिनों से मैं जेल की फितरत से अच्छी तरह समझ गया था। मैं जानता था कि हम दोनों पति पत्नी को देखने के लिए यहाँ कैमरे जरूर लगवाए जाएंगे और इसी तरह मेरा सच कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। मेरा यकीन बिल्कुल सही साबित हुआ। मैं जानता था कि यहाँ कैमरे लगे हुए हैं और हर बात कैमरे में रिकॉर्ड होती है। वह कहने लगा कि मुझे मौत से नहीं बचना। मुझे अफसोस है कि मैंने अपने बचपन के दोस्त की बात पर यकीन नहीं किया। मेरी वजह से वह इस दुनिया से चला गया, लेकिन अब मैं यह चाहता हूँ कि मेरी बीवी को भी उसके गुनाह की सजा मिले। वही थी जिसे हम दोनों के बीच नफरत का बीज बोया था। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। वह बहुत ही ज्यादा चालाक निकला। जो जेलर की फितरत को भाप कर उसने सारा खेल खेला और वह कामयाब भी हो गया। उसकी बीवी का असली चेहरा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। अब उसकी बीवी को भी सजा दी जा सकती थी, लेकिन यह सब कुछ जेलर के हाथों में था। मैंने कैदी नंबर 400 को वापस उसी बेयरिंग में भेज दिया। अगले दिन उसे सजा मौत होनी थी। मैं वापस जेलर साहब के कमरे में पहुंचा तो उनके कमरे का दरवाजा बंद था। मैं जानता था कि वह इतनी आसानी से उस औरत को नहीं छोड़ता। मैं खामोशी से वहां से हटकर जेल के राउंड पर निकल गया और सोच रहा था कि एक औरत कितनी जिंदगियां बर्बाद कर सकती है। अब तक विधि ने न जाने कितने लड़कों की जिंदगी खराब की थी और आखिर में उसने अपने पति को सजा मौत की दहलीज पर पहुंचा दिया। यह सब कुछ करने के बाद वह खुद भी नहीं बच सकी। पता नहीं अब जेलर साहब कब तक उसे अपनी हवस का निशाना बनाने वाले थे। शायद वह भी यहाँ आने वाली औरतों की लिस्ट में शामिल हो जाने वाली थी। इस जेल में नौकरी करते हुए मैंने एक बात बहुत अच्छी तरह समझ ली थी कि ज्यादातर जुर्म जज्बात में आकर और सच जाने बगैर ही किए जाते हैं,
इसीलिए मैं यह बात जरूर कहना चाहूँगा कि कोई भी कदम उठाने से पहले इंसान को एक बार सच्चाई जरूर जान लेनी चाहिए।